राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे कहाँ तक समास हम लोगों को पढ़ना है अब। तो थ्योरी हम लोगों का लगभग पूरा हो गया है, लास्ट ही चल रहा है। तो अब हम लोगों को व्याकरण देखना है। तो व्याकरण में अब हम लोग शुरू से देखेंगे एकदम प्रश्नोत्तरी। तो इसमें जो है कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं या टीजीटी पीजीटी है, जो भी एग्ज़ाम में व्याकरण से प्रश्न बने हैं वे सब इसमें रहेंगे। जैसे यूपी कांस्टेबल में हो गया, यूपीपी में हो गया, आरओ आरओ में हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वर्णमाला, तो उसी से है। तो वर्णों के पहला प्रश्न क्या है इसमें कि वर्णों के कितने भेद है। तो ये पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया है 2017 में। तो वर्णों के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन दिया है 10, 7, 2 और 8। तो वर्णों के दो भेद होते हैं बस। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अब देखिए आगे, वर्णों के समुदाय को कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत प्रश्न बन चुका है। वर्णमाला कहा जाता है, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा है कांस्टेबल में 2018 में। अब देखिए आगे, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि कहते हैं। तो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि अगर उच्चारित स्वरूप को ध्वनि कहा जाता है, अगर उसको लिख दिया जाता है तो वही क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण या ध्वनि जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको लगाया जाएगा। अब देखिए फिर वही प्रश्न है लगभग ऊपर वाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछा होगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये व्यवस्थित वर्ण समूह को कहा जाएगा, ये सही होगा। बस वर्ण समूह को नहीं कहा जाएगा। जैसे क ख घ ऐसे रहता है तो उसको व्यवस्थित नहीं लिखा जाएगा, तो उसको वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। ऊपर नीचे रहेगा कोई मतलब नहीं है उसका, व्यवस्थित रहना चाहिए। तो व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा अयोगवाह 2, अंग और अ जो होते हैं उनको अयोगवाह कहा गया है। तो अयोगवाह कौन कहा है, ये भी ध्यान देना है। किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो लिपि का मतलब वही होता है जो चिन्ह है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना क ख ग घ, तो क जो है वो चिन्ह है, जो उसी को लिपि, वर्ण लिपि कह रहा है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो 44, 33, 52, 48। तो एक तरह से यही 52 हो जाएगा। कितने वर्ण है वही पूछ रहा है, स्वर और व्यंजन मिला के 52। ये भी पूछा है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो बिना पूछा हुआ है, हर प्रश्न इसमें जो भी कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। और देखिए इसमें स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो 11 हो गए। अब ऐसे पूछ लेगा कि हिंदी में मात्राएं कितनी है, तो बस स्वर मात्रा जो है इसमें बस 10 हो जाएगा, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है। और इसमें स्त्रीलिंग पूछ लेगा कि जो ये हम लोगों के स्वर हैं सब पुल्लिंग हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। तो देखिए व्यंजन, व्यंजन में क वर्ग कंठस, ये कंठ होता है, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ऐसे होता है, हम लोग पढ़े ही हैं उसको। अब देखिए क में क ख ग घ अंग, ये 5। च वर्ग में च छ ज झ इं, ये भी 5। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, ये भी 5। त वर्ग में ऐसे करके ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए अंत, स्थीय और अलव होते हैं। ये यहाँ पे पूरा जोड़ के बताया कि कैसे 52 हो गया है। तो अंत, स्थीय और अलावा उसमें होते हैं स स स ह। तो इसको तालव्य से कहा जाता है, इसको मूर्धन्य से, इसको दंत स, इसको ह कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो 25 4 29 हो गया। यहाँ पे यहाँ तक 25 था, 25 4 29, 4 33 और ये 4 37 हो गया। अब ये अंग और अ है, तो 37 2 कितना हो गया, 39 हो गया। और ड ढ 41 है। तो यहाँ पे कितना है हो गया हम लोगों का, हाँ ऊपर 11 है, तो हो जाएगा 52। तो 52 वर्ड हो जाएंगे पूरे। अब देखिए आगे, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवाह। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये वर्ण है। तो ये भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवाह अंग और अ।
2 द्विगुण ड ढ तथा 4 संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ तथा स्र हैं। ध्यान देना है 4 संयुक्त वर्ण हैं हिंदी में। जो ध्यान नहीं देगा तो 3 ही को याद रखेगा, तो 3 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो एक ही चीज़ कितना घुमा घुमा के पूछा है, वर्णमाला। क्योंकि प्रश्न तो वही बनेगा लेकिन उसका तरीका अलग हो जाएगा। तो वर्णमाला हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ये 3 होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। कहीं कहीं बस 2 ही रहता है। हिंदी में तो बस 2 ही माना जाता है कि जैसे 1 मात्रा वाला और 2 मात्रा वाला, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को संस्कृत में माना जाता है लेकिन इसमें भी दे दिया है। तो ये कहीं कहीं तीनों मान लेता है, कहीं कहीं 2 मानता है, तो 3 इसमें दिया है। तो 3 को ही याद रखना है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसमें अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें 1 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इनकी मात्रा में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं, अब देखिए अ का आ हो गया, अब यहाँ पे दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर है तो जिसे ओम लिखा जाता है ना, उसमें का देखिए यहाँ पे दिया है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये 3 अंक बनाया है ना, इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे विशेष क्या दिया है। समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर 2 ही उत्तर 2 ही होगा। देखिए यही चीज़ है। तो हिंदी में पूछेगा तो 2 ही लगाया जाएगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है, संस्कृत की चीज़ है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो स्वर है कि व्यंजन है कि मात्रा है कि विसर्ग है। तो ये सब क्या है, स्वर हैं। हम लोग ऊपर पढ़े हैं ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर ना, तो ये स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो व्यंजन स्वर व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ ये सब हो गए। तो इनके उच्चारण में कौन सहायक होते हैं, स्वर सहायक होते हैं। ठीक, जैसे क है तो उसमें अ लगा हुआ है, वही चीज़ है। तो ये भी बहुत पूछा है, एसआई में पूछा है, वीडियो में पूछा है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की कितनी संख्या है। तो 10, 13, 9, 10, 11 है। सॉरी यहाँ पे 11 है, 13, 9 और 10। तो स्वरों की संख्या 11 है। ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही। स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें 4 अ, ई, उ, री मूल स्वर। तो अ, ई, उ, री को मूल स्वर कहा जाता है। और 3 ये हैं अ, आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर, तथा ये 4 ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। जैसे ए है तो अ प्लस ई से मिलके बना है, अ प्लस ए से मिलके ऐ बन गया, अ प्लस उ मिलके ओ बन गया, और अ प्लस ओ मिलके औ बन गया। तो ये सब संयुक्त स्वर हैं। जैसे हिंदी में है, वर्ण में है, सॉरी वर्ण में नहीं, इसमें व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र, वैसे ही इसमें है, स्वरों में भी है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई और ये दीर्घ स्वर ई इत्यादि। अब स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, पूछ रहा है प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, उपयुक्त तीनों। तो इसमें उपयुक्त तीनों हो जाएंगे। यूपी बीएड एग्जाम में पूछा है ये। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर वे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें सबसे कम समय लगता है, जैसे अ हो गया। दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ हो गया। और प्लुत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम होता है तो उसमें है 3 मात्रा का समय लगता है। अब देखिए स्वरों के उच्चारण
अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैसे होता है। व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण जो होता है ये बिना किसी की सहायता से होता है। वही व्यंजन पूछेगा तो ये किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अब देखिए स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो स्वर किसका भेद है, ये वर्ण का भेद है। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। सबसे आसान परिभाषा है इसकी। अब देखिए आगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हम लोग कितना नंबर देखे थे प्रश्न, 13 नंबर, अब 14 नंबर है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है, ये हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं ऊपर से कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ये कम समय में इनका उच्चारण होता है, जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर कौन है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनका इसके दुगना टाइम लगता है इसमें। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उनको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। तो इसको गुरु स्वर, यही दीर्घ या गुरु एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, तो वही दीर्घ या गुरु एक ही चीज़ है, तो गुरु स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। तो हम लोग गिने होंगे, जैसे छंदों में गिना जाता है ना, दोहा हो गया, चौपाई हो गया। तो इसमें दोहा में गिना जाता है, दोहा में गिना जाता है तो कैसे गिना जाता है, तो इसमें लघु और गुरु दीर्घ गिना जाता है ना, और उसके बाद मात्रा का काउंट करके बताया जाता है कि क्या है, दोहा है कि क्या है, वही चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आ उ ए ओ। तो दीर्घ स्वर कौन रहेगा जिसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो आ, इसमें लग रहा है ना ज़्यादा टाइम, तो ये है दीर्घ स्वर। ये तो संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दिए गए विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है, अनुस्वरों का विवरण है। अब यहाँ पे उ जो दिया है ह्रस्व स्वर है, और ए जो दिया है प्लस सी से मिलकर बना है संयुक्त स्वर है। ओ जो है अ प्लस उ से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त स्वर है। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन है, ये ए ऐ ओ औ ये सब है। अब इसमें उ जो है ये नहीं है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि अदीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है जो इस प्रकार हैं, तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, यही तीनों बांट देंगे तो इसमें हो जाता है 11। देखिए ह्रस्व स्वर में अ ई उ री, दीर्घ स्वर में आ ई उ, संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये होता है प्लुत। संस्कृत में हम लोग ऊपर देखे ही हैं कि होता है, तो प्लुत में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो इत्यादि। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है, तो ओम दिया है, ओम दिया है, ओम दिया है, ओम दिया है। तो इसमें ओम जो दिया है ये क्या है, प्लुत स्वर है। ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो संयुक्त स्वर तो हम लोग पढ़े ही हैं कि ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया। तो इसमें ए दिया है ऑप्शन, देखिए आ नहीं होगा,
ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, ऊ भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा ए, ऐ है ये। ठीक, ऐ स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ देता है कि कैसे ये कैसे मिल के बना है, किससे मिल के बना है। तो ये जो है अ प्लस ई मिल के बना है, तो इसमें मूल स्वर ही रहेगी। अ प्लस ए मिल के ए ऐ बन गया है, अ प्लस ओ मिल के ओ बन गया है, और अ प्लस ओ मिल के अ बन गया है। अ, ई, उ, री को मूल स्वर माना जाता है, तो ये मूल स्वर हैं अ, उ, री, इन्हीं से सब बने हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर मान लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर कौन है? तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन ए, ऐ, री दे दिया, तो री नहीं है इसमें। अ, ए, औ, तो इसमें अ नहीं है। आ, ए, ऐ, औ, तो इसमें आ नहीं है। लेकिन ये वाला जो है इसमें सब संयुक्त स्वर हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा है ये। अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है, तो इस ये संयुक्त है, ये भी हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये जो है संयुक्त स्वर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। तो ये वही चीज़ है ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं कि ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? जिनमें एक मात्रा का उच्चारण हो। दीर्घ स्वर में उससे अधिक समय लगे, और संयुक्त स्वर में जैसे ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अब जीव के आधार पर वाला है तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विपरीत स्वर। तो विपरीत स्वर जो है ना, ये मुंह के खुलने के आधार पर रहता है, ये जीव से मतलब नहीं है इसका। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये जीव के भाग के आधार पर है, ये नहीं है, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। विपरीत स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है कि जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विपरीत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, तो विपरीत में आ है, एक ही है, इसको एकदम याद रखना है। पूछता है विपरीत है तो विपरीत आ है, विपरीत आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विपरीत, अर्धविपरीत, अर्धसंवृत और समृत। तो मुख द्वार के आधार पर 4 होते हैं, जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। ये भी प्रश्न बना है, देखिए। अर्धविपरीत स्वर है, तो अर्धविपरीत मतलब कि जिसमें मुंह जो है कि आधा खुलेगा। तो ऊ, ए, आ, और यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे ऐ है और यहाँ पे ए है, तो ऐ जो है ये हो जाएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा कौन कौन से हैं। विपरीत है, तो विपरीत हम लोग ऊपर याद ही किए हैं कि विपरीत में आ आता है। जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, तो ये क्या है, विपरीत है, विपरीता, ऐसे याद कर लीजिएगा, विपरीता। अब अर्ध विपरीत है जिसमें आधा मुंह खुलेगा। जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे देखिए अ है, ऐ है, आ, ये जैसे रहता है ना, इंग्लिश में कुछ लिखा रहता है तो उसके लिए है आ, और ये औ है। तो इसमें ज़्यादातर ये ध्यान देना है कि ऐ, औ और अ, ये क्या है, अर्ध विपरीत हैं। ऐ, औ ये तो याद ही हो जाएगा एक ही साथ, ऐ, औ वाला, और अ इसको भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, अर्ध विपरीत है। अब अर्ध समृत है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ई हो गया और ओ हो गया, तो ये अर्ध समृत में आएंगे। ए, ओ अर्ध समृत में, और ऐ, औ अर्ध विपरीत में। तो ये ध्यान रखना है, अर्ध समृत ए और ओ, ए, ओ अर्ध समृत, ऐसे याद कर लीजिएगा, ए, ओ अर्ध समृत, क्योंकि ये जल्दी याद होता नहीं है। अब देखिए समृत है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, तो समझ में आ ही जाएगा, बंद रहता है तो इसको समृत कहा जाता है। ई, उ, तो ये समृत है। ठीक, यहाँ से बहुत प्रश्न गलत होने का चांस रहेगा, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए ओष्ठ कौन कौन से वर्ड होते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो और इसमें भी होता है ना, जैसे स्वर हो गया उसमें भी हम लोग पढ़े थे। तो देखिए म जो है ये भी ओष्ठ है, ब भी है, उ भी है, और आ जो है नहीं है। आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। उ, ये मूल स्वरू, दीर्घ स्वरू।
तथा प वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो स्वर में भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी यही गड़बड़ाता है, क्योंकि 25 में तो सबको क्लियर रहता है, स्वर में ही गड़बड़ हो जाता है। इन्हीं में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ में कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंग। और इसमें स्वर में अ आ रहते हैं बस। तो कंठ वर्ण कौन है इसमें? देखिए ऊ है, अरे सॉरी अ है। ऊ तो ओष्ठ से हो जाएगा, ये अ जो है ये कंठ वर्ण है। दिए गए वर्णों में अ कंठ वर्ण, ई तालव्य वर्ण तथा ऊ ओष्ठ वर्ण है। तो ये जो है ई और ई मूल स्वरी दीर्घ स्वरी ये तालव्य हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से थ्योरी में देखे हैं, उसमें प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा कान्हा क्लासेज में। अब देखिए ई च छ ज झ इ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए यहाँ पे ई हम लोग तो ऊपर पढ़ ही गया है कि तालव्य से होता है, च से भी समझ में आ जाएगा। तो कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से, तो ये तालव्य से हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। DSSB TGT हिंदी 2018 में 3rd शिफ्ट में, DSSB TGT मैथ मैथ में भी कुछ हो, व्याकरण का पोर्शन रहा होगा उसमें है, और UPSC वीडियो में। ठीक है, जैसे होता है ना कि हिंदी सब में पूछता है, चाहे हिंदी का स्पेशल पेपर हो या मैथ का हो, अनिवार्य वाला में हो पूछा होगा। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई मूल स्वरी दीर्घ स्वरी, च छ ज झ इत्यादि। कंठ में अ आ, ये ध्यान रखना है ज़्यादा, ये तो सबको याद रहता है, क ख ग घ ङ। अ आ ध्यान देना है। कंठ है, मूर्धन्य में कौन है? री है। ट ठ ड ढ ढ। ओष्ठ में ऊ और ऊ, ये मूल स्वरू दीर्घ स्वरू, प फ ब भ म। तालव्य में ये मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी, च छ ज झ इ। अब देखिए 28वां प्रश्न क्या है? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हम लोग ऊपर पढ़े और यहाँ पे पूछ दिया। तो जिह्वा के हम लोग आधार पर पढ़े थे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो 3 होते हैं। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है बी 3, 2 और 4 और 6। तो जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए। तो ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। तो मध्य स्वर अ है, बस ये एकदम ध्यान रखना है, बस एक ही है तो याद हो जाएगा। और विपरीत में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आ था, ये दोनों याद रखना है। पश्च स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ। ये आ है, ऊ ओ और औ, ये पश्च स्वर हैं। ठीक, तो अग्र स्वर में ई ए आ रहे हैं। ठीक है, लगभग ई वाला ध्यान रखना है कि ई में दीर्घ रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्लियर कैसे होगा। अग्र स्वर में जैसे ई है और ई है, और अ प्लस ई मिल के भी ए बनता है, और अ प्लस ए मिल के ए बन जाता है। ठीक, तो ई वाला में, ये 3 में तो ई मिल जा रहा है, तो ये याद रखना है कि ई अग्र स्वर में आएगा, जिसमें भी ई लगभग आ रहा है। और देखिए इसमें मध्य स्वर में तो अ याद ही रहेगा, और जो बचा वो पश्च स्वर में आ जाएगा। अब देखिए निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो हम लोग पढ़े हैं ओष्ठ वर्ण प फ ब भ होते हैं, और कौन होता है? ऊ होता है। तो अ नहीं होगा, ये कंठ में आ जाता है, आ भी कंठ में आता है, ई तालव्य में आता है, ये ऊ जो है यही क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से ऊ ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। अब देखिए यहाँ पे उच्चारण दिया है, स्वर वर्णों का ध्यान रखना है, क्योंकि व्यंजन में तो सभी लोग को पता रहता है, ज़्यादातर स्वर में ही गड़बड़ होता है। तो कंठ में अ आ, तालु में ई और ई, मूर्धा में री है, ओष्ठ पे ऊ और ऊ है, कंठ तालु से ए और ए है। तो ए कैसे बनता है? अ प्लस ई मिल के बनता है ना, तो अ कंठ हो गया और ई तालु, तो इसीलिए कंठ तालु हो गया है। कंठोष्ठ है तो अ प्लस ऊ मिल के बना है, तो कंठ ये हो गया और ये ओष्ठ, तो इसीलिए कंठोष्ठ हो गया है ये। अ और ओ और अ। ठीक, अब देखिए हम लोग का अंतिम प्रश्न है आज का, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य यानी कि कंठ रहेगा, ठीक, अ और ई से मिलके बना रहेगा, तो ई और ए जो है इसमें कंठ तालव्य है, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब 30 के बाद देखा जाएगा बाद में कल। और व्याकरण का जो है थ्योरी जो आप लोगों को पढ़ना होगा, तो कान्हा क्लासेस बस सर्च करेंगे तो आ जाएगा, कान्हा क्लासेस।
ठीक है, तब आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।